स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। पंजाब सर्कल का एमटीएस का 2021 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। डिपार्टमेंट और जीके के सभी क्वेश्चंस को किया जाएगा। मैथ और जीके के लिए अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल्स के लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये अच्छे से कर लेने हैं। और देखना है यहाँ पे भाई आपके जो एमटीएस के सिलेबस के क्वेश्चंस नहीं है, एक दो क्वेश्चंस वो भी पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा जब वो आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रीयूज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकटों का पुनः उपयोग। वैसे तो ये क्या है, प्रतिबंधित आप नहीं कर सकते हैं। जो डाक टिकट आपके एक बार किसी पर्पस के लिए यूज़ किए जा चुके हों उनको दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी जगह पे आपको इसकी अनुमति है, वो आपको बताना है किस जगह पे। तो सबसे पहले बोलेंगे इसकी अनुमति है अलोड फॉर फ्लैटलिक पब्लिकेशन। डाक टिकट प्रकाशन में इस चीज़ की अनुमति है। अलोड एज सर्विस स्टैम्प के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर ऑल अबव इज इनकरेक्ट। तो इसमें से आंसर जो आएगा आपका ये आएगा बी। ये डाक टिकट प्रकाशन में आपको इस चीज़ की अनुमति है, बाकी आप इसका यूज़ करते हैं ठीक है किसी और पर्पज़ के लिए, तो वो प्रोहिबिट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड इन हाउ मैनी पोस्ट ऑफिसेज बाय लाइसेंसी। लाइसेंसधारी द्वारा कितने डाकघरों में फ्रैंक लेख पोस्ट किए जा सकते हैं? 1, 4, 2 या फिर ऑल आर इनकरेक्ट। सही आंसर आपके पास आ जाएगा बी, सॉरी सी आ जाएगा ठीक है। आपके जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं उनको 2 से ज़्यादा डाकघरों में पोस्ट नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपकी से आ जाएगी। लाइसेंसी इज एंटाइटल्ड फॉर हाउ मच कमीशन ऑन फ्रैंक आर्टिकल्स। लाइसेंसधारी फ्रैंक लेखों पर कितने कमीशन का हकदार होता है? कितने का होता है? 3% का होता है। तो इसमें से आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। During specified hours on Sunday and postal holidays, all RMS office generally book registered articles on payment of। रविवार और डाक अवकाश के निर्दिष्ट घंटों के दौरान सभी आरएमएस कार्यालय आमतौर पर निम्नलिखित के भुगतान पर पंजीकृत लेख बुक करते हैं। लेट फीस, नाइट फीस, रिकॉल फीस या फिर स्पेशल फीस। तो किसके भुगतान पर? लेट फीस के भुगतान पर ये रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को बुक करते हैं। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास? से आ जाएगा। बट टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किस तरह के लेख वितरित किए जा सकते हैं? ऑल फुल्ली पेड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल, सभी पूरी तरह से भुगतान किए हुए रजिस्टर्ड समाचार पंजीकृत समाचार पत्र। ऑल फुल्ली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। ऑल फुल्ली पेड बुक पैकेट्स एंड सैंपल पैकेट्स, या फिर ऑल दी अबव। तो सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर आएगा डी। इन सभी लेखों को आप पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि आप रजिस्टर्ड लेटर्स वगैरह को पंजीकृत जो भी होते हैं आपके डाक लेख, उनको पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर दे रखा है। तो मैंने क्यों बोला कि भाई इसका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके साथ जो रजिस्टर्ड वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो आपका समाचार पत्र होगा ये रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के साथ पंजीकृत होगा, ना कि इसका बाकी लेखों की तरह डाकघर में पंजीकरण किया जाता है, जिसके लिए 17 रुपीज़ आपका पंजीकरण शुल्क लगता है। वो वाली रजिस्ट्रेशन का मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। इसका अलग मतलब होता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मतलब ये आपके रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के साथ पंजीकृत है, इसलिए इसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहा जा रहा है। तो वैसे आपका जैसे रजिस्टर्ड लेटर हो जाएगा, उसका मतलब पंजीकृत लेख, और उसका पंजीकरण डाकघर में किया जाता है, लेकिन इसका नहीं होता है, इसलिए इसका वितरण भी आप पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बड़ी सी फीस फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स, लेखों को वापस बुलाने के लिए शुल्क है। तो मान लीजिए आपने एक लेख को पोस्ट कर दिया, अब बाद में आपको ख्याल आया कि आपको नहीं भेजना, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है रिकॉल करने की। आप लेख को वापस बुला सकते हैं, लेकिन चार्जेस उसके लिए क्या लगेंगे वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 4 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये या फिर 7 रुपये। तो किसी भी डाक लेख को, और कैसा इनलैंड आपका अंतर्देशीय डाक लेख है, तो उसको बुलाने के लिए 6 रुपये लगते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन आईएनएस शिप शुड बी एड्रेस्ड केयर ऑफ। आईएनएस जहाज में सेवारत नौसेना कर्मियों के लिए मेल को किसे संबोधित किया जाना चाहिए? केयर ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, केयर ऑफ 56 एपीओ, केयर ऑफ 99 एपीओ या फिर केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस। सही आंसर आपके पास क्या आएगा? डी आ जाएगा। केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर इनको भेजा जाना चाहिए, और बाकी आपके आर्मी और एयरफोर्स वाले 56 एपीओ और 99 एपीओ के पते पर उनको भेजा जाता है।
तो मैंने जब वीडियो शुरू की उसमें मैंने बोला था कि भाई एमटीएस के सिलेबस में आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है उसके लिए, लेकिन जिन्होंने भाई अच्छे से तैयारी कर रखी होगी पीए की या पोस्टमैन की, उनके लिए तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बट आर पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल, पोस्ट रेस्टेंटे लेके होते हैं एमटीएस वालों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने का यही फायदा होता है। 2020 वाले क्वेश्चन पेपर्स में ये 3-4 बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें 2021 में पूछा गया, तो अब जिन्होंने पिछले क्वेश्चन पेपर्स किए हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल्स क्या होते हैं, एड्रेस्ड टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, बुलाए जाने तक रखे जाने के लिए संबोधित, कि जब तक उनका लेने वाला उनको नहीं आता है तब तक उनको रोक के रखा जाए। एड्रेस्ड टू अवेट अराइवल, या फिर प्रतीक्षा जो करने के लिए उनको संबोधित किया जाता है कि भाई इनमें डाकघर में इनको रोका जाएगा और प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है, लेख तो नहीं करेंगे प्रतीक्षा, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो प्रतीक्षा करेंगे कि उस लेख का जो भी एड्रेस ही है वो आ जाए। एड्रेस्ड टू पोस्ट ऑफिस, डाक घर को संबोधित। अब इसमें क्या होता है, जैसे बाकी जगहों पे होता है, ठीक है, अब बाकी जो लेख होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक जगह दी होती है, विलेज दिया होता है या जो भी होगा वो चीज़ साथ में दी जाती है, लेकिन जो आपके पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल होते हैं इनमें क्या दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस को ये संबोधित किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा डी, ऑल दी अबव आर करेक्ट, ये सभी ऊपर जो दिए हुए हैं सही है, ठीक है। ये वाली आपको ऊपर सुपरस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ये चीज़ लिखी जाती है ऊपर की भाई ये आपका पोस्ट रेस्टेंट है, या फिर इनमें से कोई भी चीज़ लिखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रीडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। तो भाई ये वाला पुनर्निर्देशन वाला पोस्टमैन के लिए तो है, लेकिन एमटीएस वाले में नहीं है, तो एक बार ये भी देख लेना क्या है। तो फ्री रिडायरेक्शन ऑफ पार्सल इज अलाउड इन सेम पोस्ट टाउन और सेम पोस्ट ऑफिस, एक ही पोस्ट टाउन या एक ही डाकघर में पार्सल के मुफ्त पुनर्निर्देशन की अनुमति है, बिल्कुल है। फ्री रिडायरेक्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल इज नॉट अलाउड, तो ये गलत हो जाएगा भाई, आपके जो अपंजीकृत लेख होते हैं उनकी रिडायरेक्शन भी फ्री ऑफ चार्ज की जाती है। फ्री रिडायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज नॉट अलाउड, ये भी गलत है, आपके जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी फ्री रिडक्शन की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, नहीं की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। पार्सल विल बी चार्ज फॉर ईच रिडायरेक्शन विद फर्दर पोस्टेज अमाउंटिंग टू फुल ऑफ प्रीपेड रेट। ये यहाँ पे ये थोड़ा आधा जो है ना, आधी ऑप्शन आपकी सही दे रखी है कि जब भी पार्सल की रिडायरेक्शन की जाती है तो उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन वो चार्जेस कितने बताए हुए हैं, जितने पहले आपने पहले कितने चार्जेस दिए थे उतने दोबारा से देने पड़ेंगे, ये गलत है भाई। हाफ दी प्रीपेड लिए जाते हैं, जो आपने पहले चार्जेस दिए थे उसके आधे चार्जेस आपको उसके पुनर्निर्देशन के लिए देने होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो सही आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, तो इसमें हमारे पास जो सही है ये ए वाला है कि जब भी आपका पार्सल रीडायरेक्ट किया जाता है तो इसमें फ्री रिडक्शन दी जाती है अगर वो सेम पोस्ट टाउन या फिर सेम पोस्ट ऑफिस के भीतर रीडायरेक्ट होता है, उससे बाहर करेंगे तो हाफ दी प्रीपेड चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, एवरी चेंज ऑफ एड्रेस रिटन इंस्ट्रक्शंस आर वैलिड फॉर, पते के प्रत्येक परिवर्तन के लिए लिखित निर्देशों की वैधता कितनी रहेगी। तो कोई भी एड्रेस ही है वो अपना एड्रेस चेंज करता है, नई जगह पे जाता है, तो पोस्ट ऑफिस में वो अपनी इंस्ट्रक्शंस दे के जाता है, निर्देश दे के जाता है कि उसके लेख जो है किस पते पर वितरित किए जाएंगे, उसको कहाँ को भेजे जाएंगे। तो ये जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए वैलिड रहती हैं। तो इसमें से आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। Articles whose addresses of sender or receiver are incomplete as to render delivery impossible are sent to, जिन लेखों के प्रेषक या प्राप्तकर्ता के पते अपूर्ण है, ठीक है, अपूर्ण मतलब कि आधे अधूरे पते लिख के भेजा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है वितरण किसको देना है, या फिर उनको सेंडर जो है वो कहाँ पे है या उसका एड्रेस क्या है, उसको कैसे वापस करना है, तो उन लेखों को कहाँ पे भेजा जाता है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय को भेजा जाएगा, हेड पोस्ट ऑफिस को, सुपरिटेंडेंट ऑफिस को, या फिर रिटर्न लेटर ऑफिस, उनको कहाँ पे भेजा जाता है, पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाता है, रिटर्न लेटर ऑफिस को भेजा जाता है। डी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट क्लास मेल, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी की मेल में नहीं आता है। प्रथम श्रेणी की मेल में आपके सिर्फ 3 तरह के लेख आते हैं, टोटल 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 7 आपके द्वितीय श्रेणी में और बाकी 3 जो है पहले वाले वो आते हैं आपके प्रथम श्रेणी में। तो आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का लेख नहीं है। लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, ब्लाइंड लिटरेचर या फिर लेटर कार्ड, तो कौन नहीं है, ब्लाइंड लिटरेचर जो होते हैं, अंध साहित्य पैकेट, ये प्रथम श्रेणी मेल में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम वेट ऑफ द लेटर शुड नॉट बी मोर देन, पत्र का अधिकतम वजन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कोई भी लेटर है उसका वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन आपकी से आ जाएगी।
फॉलोइंग कैन बी अटैच्ड विद पोस्ट कार्ड, निम्नलिखित पोस्ट कार्ड के साथ संलग्न किया जा सकता है। तो देखो वैसे तो पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी संलग्न नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों की आपको अनुमति है, जैसे अनदर आप पोस्ट कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अन्य पोस्ट कार्ड रिप्लाई के लिए उसके साथ अटैच किया जा सकता है। उसके बाद जो स्टैंप्स वगैरह चिपकाई जाती हैं वो चिपकाई जाती हैं, लेकिन बिल्कुल साथ में चिपकी होनी चाहिए। ऑप्शंस आपके पास यही है, लेटर कार्ड चिपका सकते हैं, एनवलप, एक्नॉलेजमेंट या फिर नथिंग कैन बी अटैच्ड। तो इसमें से आंसर आपके पास आ जाएगा डी, इनमें से तो कोई नहीं चिपकाया जाएगा। बाकी एक्सेप्शंस जो है वो आपने जरूर देख लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पोस्टमैन में भी बहुत बार पूछा गया है और एमटीएस में भी बहुत बार पूछा गया है। द मैक्सिमम वेट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर इज, अंध साहित्य का अधिकतम भार कितना हो सकता है? 2 kg, 7 kg, 4 या 3 kg। तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। जो आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है उसका अधिकतम वजन 7 kg हो सकता है। द मैक्सिमम वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल इज, अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? मतलब कि जब आप एक पार्सल भेजते हैं तो किस सीमा तक उसे अपंजीकृत भेज सकते हैं? ऑप्शन में आपके पास दी हुई है 2 kg, 3 kg, 4 या फिर 7 kg। सी आंसर क्या आएगा आपके पास? सी आ जाएगा। 4 kg तक इनको भेजा जा सकता है। सी ऑप्शन सी आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर, किसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है? इफ वेट ऑफ पार्सल इज मोर देन 4 kg, यदि पार्सल का वजन 4 किलोग्राम से अधिक है तब उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी किया। इफ इट इज एन इंश्योर्ड आर्टिकल, अगर ये एक बीमित वस्तु है तब भी आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इफ इट इज एन वीपी आर्टिकल, अगर यह वैल्यूएबल आर्टिकल है तब भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाएगी। ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है ये से आ जाएगी। ऑल दी अबव आर करेक्ट। इन सभी कंडीशंस में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। हाउ ईएमओ इज पेड टू इलिटरेट पे, कोई भी अनपढ़ प्राप्त कहता है उसको इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान कैसे किया जाएगा? सिग्नेचर आर एनफोर्स्ड ऑन ईएमओ, हस्ताक्षर ईएमओ पर लागू होते हैं। तो ये क्या बोला गया कि भाई अगर ईएमओ ये वाला पेड करना है तो इसके लिए हस्ताक्षर ही चाहिए, मतलब कि अनपढ़ व्यक्ति को दे नहीं सकते। मेक मार्क ऑफ थंब ऑफ ईएमओ, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पर अंगूठे का निशान लगाकर आप कर सकते हैं। मेक मार्क ऑफ थंब ऑन ईएमओ इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, सही आंसर सी आ जाएगा कि गवाह की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पर अंगूठे का निशान लगाकर उस अनपढ़ व्यक्ति को उस इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन गवाह की जरूरत पड़ती है। अब इसमें देखो इंश्योर्ड आर्टिकल है, वीपी आर्टिकल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है, तो जब भी इसमें आपका जो प्राप्त करता है वो अनपढ़ है तो ऐसी स्थिति में विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। और जब आपका रजिस्टर्ड लेटर वगैरह होते हैं तब विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब विटनेस की बजाय पोस्टमैन के द्वारा उनका जो भी थंब इम्प्रेशन या मार्क वगैरह होता है पोस्टमैन के द्वारा खुद उसको सत्यापित किया जाता है, अटेस्टेड किया जाता है। और बाकी कंडीशंस में आपके विटनेस के द्वारा किया जाएगा, गवाह के द्वारा किया जाता है। अल्ट्रेशन ऑफ पेइज नेम ऑन मनी ऑर्डर कैन बी डन, मनी ऑर्डर पर प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कमीशन क्या लगेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बिना किसी शुल्क के, नॉट अलाउड, अलो नहीं है। ऑन पेमेंट ऑफ सेकंड कमीशन, दूसरे कमीशन के भुगतान पर किया जा सकता है। ऑल आर इनकरेक्ट, सभी गलत हैं। तो इसमें आपके पास दो कंडीशंस बनती हैं। सबसे पहले अगर तो आपने क्या करना है ऑफिस ऑफ पेमेंट में, या फिर आप चाहते हैं कि मनी ऑर्डर की जो पेमेंट है वो आपको रीपे कर दी जाए, मतलब कि आप उसका भुगतान रोकना चाहते हैं, इन दोनों कंडीशंस में आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं एक्स्ट्रा। और जब रीपेमेंट की बात की जाती है ओरिजिनल वैल्यू जो होगी ईएमओ की वही सिर्फ वापस की जाएगी और उसमें जो कमीशन आपने दिया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है? दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि आप उसमें पेई का नाम चेंज करना चाहते हैं। आपने ओरिजिनली जिसके लिए वो मनी ऑर्डर भेजा था उस प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कमीशन देना पड़ता है। और दूसरा ये कमीशन जो होगा पहले कमीशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे 19th की सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी, ऑन पेमेंट ऑफ सेकंड कमीशन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर अवेलेबल, डाक जीवन बीमा पॉलिसियाँ कितने प्रकार की उपलब्ध होती हैं? तो ये टोटल कितनी होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? होल लाइफ इंश्योरेंस है, एंटीसिपेटेड एंडमेंट इंश्योरेंस है, उसके बाद आपकी युगल सुरक्षा है, ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन पॉलिसी है, एंटीसिपेटेड एंडमेंट इंश्योरेंस। भाई ये सभी के नाम साथ में याद रखना। सुरक्षा किसको कहा जाता है, संतोष किसको कहा जाता है, सुविधा, बाल जीवन बीमा, जो भी है सभी के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि आपने अगर पहले क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उन सभी में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया कि भाई आपके संतोष किसे कहा जाएगा, एंडोमेंट एश्योरेंस को कहा जाएगा, होल लाइफ एश्योरेंस को, वो आपको पता होने चाहिए अच्छे से, और वो मोस्टली पूछा भी जाता है। तो कितनी हो जाएंगी? डाक जीवन बीमा है चाहे ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, दोनों में आपकी 6 पॉलिसीज ऑफर की जाती हैं।
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर विच पीएलआई पॉलिसी कैन बी ऑब्टेन्ड, बीमित राशि की अधिकतम राशि क्या है जिसके लिए पीएलआई पॉलिसी प्राप्त की जा सकती है। आप पीएलआई पॉलिसी करवाना चाहते हैं तो उसमें मैक्सिमम आप किस सीमा तक करवा सकते हैं, 5 लाख रुपीज़, सॉरी 50 लाख, 50 लाख रुपए तक करवा सकते हैं, और मिनिमम 20,000। उसी तरह से आपकी आरपीएलआई है जिसमें 10 लाख आपकी मैक्सिमम और मिनिमम 10,000 है, तो ये लिमिट्स याद रखनी है। डीमर चार्जेस आर चार्ज आफ्टर हाउ मैनी डेज, विलम्ब शुल्क कितने दिन के बाद से लगाया जाता है। तो ये थोड़ा सा भाई समझ के इस क्वेश्चन को करना है। अगर तो आपसे पूछा जाए डीमर्ज चार्जेस कौन से दिन से लगाए जाएंगे, तब आंसर क्या आ जाएगा, तब आएगा 8 डेज। लेकिन कौन से दिन के बाद से लगाए जाएंगे, तब आ जाएगा 7वें दिन के बाद से, यानी कि 8वें दिन से लगने शुरू होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, ट्रांजिट मेल ऑफिस इज यूनिट ऑफ, ट्रांजिट मेल कार्यालय किसकी इकाई है, किसका यूनिट है, हेड पोस्ट ऑफिस का, सब पोस्ट ऑफिस का, ब्रांच पोस्ट ऑफिस या फिर रेलवे मेल सर्विस। तो इसमें से आंसर क्या आएगा, रेलवे मेल सर्विस का ये यूनिट है। अगला क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन ट्रांजिट सेक्शन, परिवहन अनुभाग को परिभाषित करें। ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफ पोस्ट ऑफिस, ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस, ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफ मेल मोटर सर्विस या फिर डिविजनल ऑफिस। तो आपके जो परिवहन अनुभाग होते हैं क्या होते हैं, रेलवे डाक सेवा के चल कार्यालय होते हैं। तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। रिकॉर्ड ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस इज आल्सो नोन एज, रेलवे मेल सेवा के रिकॉर्ड कार्यालय को अन्य किस रूप में जाना जाता है या अन्य क्या उसको कहा जाता है। तो देखिए, एक होते हैं आपके रेलवे मेल सर्विस में चल कार्यालय, ट्रैवलिंग ऑफिस, जैसे ट्रांजिट सेक्शन हमने किया। उसी तरह से दूसरे होते हैं आपके स्टेशनरी ऑफिस, स्थिर कार्यालय जो होते हैं, तो उनमें आपके रिकॉर्ड ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस आ जाते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफिस की यहाँ पे बात की गई है, तो आरएमएस के क्या होते हैं, स्थिर कार्यालय, स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, निम्न में से कौन सा जिला बैग कार्यालय नहीं है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, डिविजनल ऑफिस या फिर हेड पोस्ट ऑफिस। तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, डिविजनल ऑफिस नहीं है। और आपके पास जितने भी डाकघर हैं वो क्या होते हैं, उन सभी को यूनिट बैग ऑफिस के रूप में माना जाता है, सिवाय ब्रांच ऑफिस को छोड़कर। अब आप सोचेंगे कि भाई हेड पोस्ट ऑफिस तो आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाता है, तो यूनिट बैग ऑफिस होना चाहिए, लेकिन अपवाद के रूप में, ठीक है, अपवाद के रूप में ये आपके हेड उसमें हेड रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे ये भी साथ में इसको गिना जाता है, ठीक है। इसमें हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस आपका अपवाद के रूप में डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, मंडल कार्यालय। sorting bundles are prepared when articles are equal to or more than, ठीक है, कितने और या फिर कितने से अधिक होने पर छंटाई बंडल तैयार किया जाता है। कितने लेख होने चाहिए, मिनिमम 25 होने चाहिए, 25 या 25 से ज़्यादा लेख होने पर sorting बंडल, छंटाई बंडल तैयार किया जाता है। और स्टेशन और छंटाई बंडल में दोनों में क्या फ़र्क है वो आपको अच्छे से समझ लेना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जब भी स्टेशन बंडल बनाया जाता है तो जिस भी कार्यालय के लिए उसे बनाया जाएगा वो कार्यालय उनके अंदर जो भी लेख होंगे उस बंडल के, उनका निपटान करता है। और स्टेशन जो sorting बंडल होता है, छंटाई बंडल, जिस कार्यालय के लिए उसे बनाया जाता है वो कार्यालय क्या करता है, उसके लेखों की छंटाई करता है, फिर उनको उनके फाइनल डेस्टिनेशन के लिए भेज देता है या आगे उनको ट्रांजिट में डाल के भेज देता है जहाँ भी वो जाने हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। रजिस्टर्ड बैग इज, पंजीकृत बैग कैसा होता है, ट्रांजिट बैग, लेटर बैग, ड्यू बैग या फिर स्पेशल बैग। तो एक ऐसा बैग होता है, एक दे बैग है, ड्यू बैग है। अब इसमें क्या मतलब हो गया इसका, ड्यू बैग की क्या चीज़ होती है ये, तो जो आपको बैग्स डेली या रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बनाने होते हैं उनको ड्यू बैग्स कहा जाता है। अब आपने देखा होगा रजिस्टर्ड बैग कई बार आपका खाली भेजा जाता है या खाली प्राप्त भी होता है, तो फिर उसको बनाने की ज़रूरत क्या है भाई, क्योंकि वो ड्यू बैग है इसलिए उसको बनाया जाता है, उसको बनाना पड़ता है। ए ऑर्डर डायरेक्ट्स चेंजेस इन, ए आदेश किसमें परिवर्तन निर्धारित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास ड्यू मेल, सॉर्टिंग लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या फिर ऑफिस ऑर्डर। तो इसमें से आंसर क्या आएगा, छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए ए ऑर्डर्स आपके जारी किए जाते हैं। अब आते हैं उसके बाद जीके के क्वेश्चंस। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें से आंसर क्या आएगा आपके पास, बी आ जाएगा। टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, बी ऑप्शन से आ जाएगी। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम रेनफॉल, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास हम मेघालय, नागालैंड या गोवा। तो किसमें होती है, मेघालय में होती है, 42 की सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बी।
द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा गया होता कि मेंबर जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो भाई एक स्थायी सदन होता है, लेकिन इसके सदस्य हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं और हर एक सदस्य का जो टर्म पीरियड रहता है वो कितना रहता है, 6 वर्ष का रहता है। 43rd की से ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ए आ जाएगी। हु इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला है आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन कंपाउंड ऑफ वोट इंक, जो वोट इंक होती है, आपने जब भी अगर वोट डाली होगी तो वहाँ पे एक स्याही लगाई जाती है नाखून के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है और वो आसानी से मिटती भी नहीं है, नहीं तो आप दूसरी बार वोट डाल देंगे। तो 45 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ए आ जाएगी। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, जुपिटर बृहस्पति है, तो सी ऑप्शन से आ जाएगी। क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, जून मूवमेंट, अगस्त मूवमेंट, जनवरी या फिर में से कोई भी नहीं, तो इसको क्या जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द गरबा डांस एसोसिएटेड, गरबा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, गरबा गुजरात से, ठीक है, जी से याद रख लेना, गरबा जी से गरबा, जी से गुजरात आ जाएगा। The term refers to principles, values and benefits that define right and wrong behavior. शब्द उन सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है जो सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करता है, क्या होगा, एथिक्स हो जाएगा, डी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, सूखा रोग होता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। तो ये था आपके पास पंजाब सर्कल का एमटीएस का 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आए भाई, इनके पूरे टॉपिक आपको जरूर कर लेने हैं, क्योंकि फिर से आ जाएंगे, आप वहाँ पे बहाने नहीं लगा सकते भाई आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद फिर क्या होता है ना, एग्जाम दे के आते हैं, बोलते हैं यार आउट ऑफ सिलेबस था, ये था, वो था, तो भाई आपने ये क्वेश्चन पेपर्स करे होंगे तो हो नहीं सकता कि बाहर से वो कुछ भी इससे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस करेगा, तो थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस होगा, कोई बात नहीं, आपको ये कर लेना है अच्छे से, क्योंकि पूछा जाएगा तो आपके 2 मार्क्स आ जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बाकियों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सभी क्वेश्चन पेपर्स आपको जरूर अच्छे से कर लेने हैं। और रेगुलर क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं तब भी स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स हम विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और जितने भी सर्कल्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको साथ में हिंदी में रीटाइप किया हुआ है, और जिनको इंग्लिश में दिक्कत है उनको हिंदी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी, तो ज़रूर आप इनको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।